दोस्तों हिंदी में कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी काम शुरू करने से पहले मुसीबत में फंस जाना। अब मोदी जी का हाल आजकल कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर मंत्रिमंडल बनाते ही इस देश में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई जिसने हिला कर रख दिया पूरे सिस्टम को, सरकार के। और उसके बाद मोदी जी थोड़ा संभलते कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और सारे के सारे स्टूडेंट पूरे देश भर में, केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक, सारे के सारे छात्र आंदोलित हो गए और सरकार के लिए मुसीबत बन गई। वहां से वो बचे और उधर ग्रह दशा इतनी ज़्यादा खराब थी मोदी जी की कि एक तो हारते हारते बनारस में बचे पहले, और फिर जब बनारस गए वो, तो पहली बार किसी ने चप्पल फेंक दी मोदी जी की गाड़ी के ऊपर। अब कहने को ये एक घटना छोटी है, लेकिन सोच लीजिए कि अगर चप्पल की जगह कुछ और फेंक दिया जाता तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। अपमान ही नहीं है प्रधानमंत्री का, बहुत बड़ी चूक भी है। समय खराब था। उधर आरएसएस ने पहली बार, जी हाँ, मोहन भागवत जो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, जिनके होठ सिले हुए थे, वो भी बोलने लगे कि भाई अहंकार से बच के रहिए, अहंकार से बच के रहिए। और योगी आदित्यनाथ जो कहीं ना कहीं, जिनकी एक कोल्ड वॉर चल रही है गुजरात लॉबी के साथ, अचानक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आक्रामक हो गए, ताकतवर हो गए, जो कहीं ना कहीं अमित शाह को कम से कम रास नहीं आ रहा है। और दोस्तों मुसीबत जो है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ या कोई एकनाथ शिंदे या फिर कोई केजरीवाल नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत मोदी जी के लिए ये दो लोग हैं, जी हाँ, नीतीश कुमार और नायडू बाबू। और मुसीबत ये है कि इन्होंने एक लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट दे दी है। उसमें स्पेशल पैकेजेस भी हैं, उसमें तमाम आर्थिक सहायता के पैकेजेस हैं। अब जैसे नायडू बाबू हैं, नायडू बाबू ने, कोई मुझे बता रहा था अधिकारी आंध्र प्रदेश का, कि 16,000 करोड़ तो सिर्फ नायडू बाबू को, जो उनकी राजधानी है अमरावती, उस अमरावती राजधानी को फिर से खड़ा करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए 16,000 करोड़ की पेशकशियां। पहला जो किस्त चाहिए वो 16,000 करोड़ रुपए की चाहिए। हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की डिमांड आ रही है और जिस तरह की आर्थिक स्थिति है केंद्र सरकार की, मोदी इन डिमांड्स को किस तरह से पूरा करेंगे, नीतीश कुमार की और नायडू बाबू की, और नहीं पूरा करेंगे तो फिर ब्लैकमेल है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी जी 2014 वाले मोदी जी अब नहीं रहे, 2019 वाले प्रचंड बहुमत वाले मोदी जी अब नहीं रहे, वो मोदी जी जो 300 पार जाते थे वो अब मोदी नहीं है एस प्रधानमंत्री। और क्या उनकी ताकत वाकई अब आधी हो गई है? और जिस तरह की बैसाखियों को लेकर वो सरकार चला रहे हैं, जहां उनकी पार्टी के खुद सांसद 240 हैं, जहां वो बहुमत से काफी नीचे हैं और एक सामने मजबूत विपक्ष है, क्या मोदी जी सरकार चला पाएंगे आने वाले दिनों में? अभी तो हनीमून पीरियड है, 2-3 महीने रहेगा, लेकिन अक्टूबर आते आते जब 3 बड़े राज्यों में, क्रूशल स्टेट्स में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, जहां साख लगी है बीजेपी की, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, क्या ये तीनों राज्य मोदी जी जीत के मोहन भागवत को दे सकते हैं? क्या अमित शाह और मोदी जी इन 3 राज्यों को जीत सकते, जहां तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है? और दोस्तों कहने वाले कह रहे हैं कि अगर ये तीनों राज्य खुदा न खास्ता मोदी हार गए, अगर उनके हाथ से चले गए, तो ताज्जुब मत करिएगा, आश्चर्य मत करिएगा कि अगर साल के आखिर में मोहन भागवत, आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल दें। और घोड़ा बदलने से मतलब है मोदी जी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बना दें। अब दोस्तों अगले महीने केरल में आरएसएस की जो लीडरशिप, आरएसएस का जो नेतृत्व है और साथ में बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये मिलजुल कर एक चिंतन बैठक करने जा रहे हैं केरल में। और चिंतन बैठक क्या, इसमें एक तरह की समीक्षा होगी, एक असेसमेंट होगा मोदी गवर्नमेंट का और मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है 2024 के चुनाव में, कि कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ थीं, कहाँ कहाँ मोदी हारे, क्यों हारे। इसको लेकर एक आप कह सकते हैं 3 दिन तक समीक्षा बैठक होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक है। और अभी तक का जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो उनका प्रारंभिक आकलन है आरएसएस का,
कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ चूक हुई। 240 नंबर कैसे आ गए? बात तो 400 की हो रही थी, 370 की हो रही थी, ये 270 से भी नीचे बीजेपी कैसे चली गई? इसमें 3-4 कारण हैं जो मैं आपको चाहता हूँ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। नंबर 1 कारण जो आप कह सकते हैं आरएसएस का मानना है कि यूपी एक बड़ा फैक्टर था, और यूपी में मोदी और शाह ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस तरह से एक इनफाइटिंग थी, इशारा जो है वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के झगड़ों को लेकर था। उत्तर प्रदेश जिस तरह से वहाँ पर मंत्रिमंडल, वहाँ पर विधायक, वहाँ पर नौकरशाह, ये सब बटे हुए थे। 2 आदमी अगर योगी के हैं तो 2 आदमी अमित शाह के। ये जो स्थिति थी, ये एक हार का कारण वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं काडर घर पे बैठ गया, आरएसएस भी घर पर बैठ गया। महाराष्ट्र को लेकर आरएसएस का मानना है कि अमित शाह ने, मोदी जी के चाणक्य ने जिस तरह से वहाँ की मराठी पार्टियों को तोड़ा, मराठी अस्मिता वाली पार्टियों को तोड़ा, जैसे शिवसेना को तोड़ा या फिर शरद पवार को तोड़ा, उससे महाराष्ट्र में वोटर के सेंटिमेंट हर्ट्स हुए। ये गलत फैसला था, ये मानना है। सेंटिमेंट्स ही हर्ट नहीं हुए, एक गलत फैसला था। और अकारण जो है महाराष्ट्र में गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र ये लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 28 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 10 के नीचे पहुंच गई, 9 सीटें जीती। बहुत ख़राब प्रदर्शन। यहाँ भी गुस्सा जो है आरएसएस का वो अमित शाह की तरफ है, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर। राजस्थान हरियाणा को लेकर भी आरएसएस बहुत खुश नहीं है, और बीजेपी जो कमज़ोर हुई उसके पीछे भी उसका मानना है कि मोदी फैक्टर नहीं चला, मोदी फैक्टर नहीं चला। और जो चाणक्य हैं, चाणक्य भी फ्लॉप हुए, जो भी उनके फैसले थे वो एकदम गलत थे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगले महीने जो एक असेसमेंट आरएसएस करने जा रहा है वो मोदी और शाह के आगे के भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत निर्णायक है। दोस्तों, मोदी जी भी समझ रहे हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से एक आयरन हैंड के साथ ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह पार्टियां तोड़ी गई, ये मैसेज ठीक नहीं किया। और एक कैबिनेट मीटिंग में ऐसा लोग कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि आपको लगता है कि मैं एनडीए चला नहीं पाऊंगा, मैं गठबंधन की सरकार चला नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये सरकार चलाकर दिखाऊं आपको। और शायद इसीलिए मोदी जी ने अमित शाह को थोड़ा सा पीछे किया, आजकल राजनाथ सिंह को आगे कर दिया। अब राजनाथ एक मॉडरेट फेस हैं, उदारवादी चेहरा हैं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं करते, वाजपेयी की झलक दिखती है, सबसे अच्छा रेपो है, लो प्रोफाइल रहते हैं, विनम्र हैं। राजनाथ को हर मीटिंग में आगे किया जा रहा है, खासकर नीतीश बाबू से बात करनी है, या नायडू बाबू से बात करनी है, या चिराग पासवान से बात करनी है, जो छोटे छोटे दल हैं एनडीए के, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए एक उदारवादी चेहरे को मोदी जी ने आगे कर दिया है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि असली जो दारोमदार है इस सरकार को चलाने का, वो मोदी जी पर ही निर्भर होगा, और मोदी जी पर्दे के पीछे अमित शाह को छोड़ नहीं सकते। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी गठबंधन की सरकार, और वो भी बैसाखियों पर, लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है मोदी जी की, ये पटरी से धीरे धीरे उतर रही है, और एक भी झटका लगा तो रथ बिखर जाएगा। मोदी जी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रथ से उतर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई मोदी का मिजाज है इस पूरे कुनबे को साथ लेके चलने का, या फिर मोदी एक बहुत वीक विकेट पर है, गर्दिश में उनके सितारे, और कभी भी किसी भी समय ये सरकार जा सकती है। इन सब को लेकर मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिस्ट एक रविकांत, प्रोफेसर रविकांत, उनसे मैंने आज बात करने की कोशिश की। एक सेकंड ओपिनियन, तस्वीर का दूसरा पहलू, मैं जो कह रहा हूँ आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या दूसरा जो एक राजनीतिक विश्लेषक है, क्या वो भी वैसे ही सोच रहा है या कुछ और सोच रहा है? एक सेकंड ओपिनियन दोस्तों कोशिश करिए इस लेने की कि क्या मोदी की सरकार चलेगी, क्या मोदी का मिजाज है सरकार को चलाने का, या फिर वो तानाशाही है? चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास। मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि मोदी जी जहां जा रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, मोदी जी के पक्ष में कोई घटना नहीं जा रही। चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, उन्होंने बड़ा पसंदीदा अपने एक मंत्री अश्विनी वैष्णव को दोबारा रेल मंत्री बनाया था, और फिर जो है
कई घटनाएं हो गई हैं, जिसमें बड़ी घटना जो है हमने कंचनजंगा एक्सप्रेस की देखी। हमने देखा कि अभी तक राज्य सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं फंसी रहती थी, उन पर आरोप लगते थे कि प्रश्न पत्र जो है लीक हो रहे, क्वेश्चन पेपर। पहली बार मोदी सरकार के ऊपर जो है उंगली उठ रही है कि किस तरह से ये नीट का पेपर लीक हुआ है, एनटीए पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखें, सिक्योरिटी देखें, मोदी जी की सिक्योरिटी का हाल ये इतना एक बड़ा लैप्स हुआ है कि जिस गाड़ी में मोदी जी थे उस पर चप्पल फेंकी गई, चप्पल की जगह कोई और ऑब्जेक्ट होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एक बड़ा सिक्योरिटी लैप, और ऐसी नौबत आ जाए कि पहली बार हम देख रहे हैं कि मोदी जी पर अब चप्पल चल रही है। यही अगर हम देखें तो नीतीश कुमार और नायडू बाबू एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट लेकर जो है डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब दहेज जैसी एक विकराल लिस्ट सूची है जो मोदी जी, मुझे नहीं लगता है कि वो स्पेशल पैकेजेस और इतना बड़ा पूंजी दे पाएंगे, क्योंकि आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। और युवा वर्ग में, बेरोजगारों में, लोगों में जो गुस्सा है बिल्कुल थम नहीं रहा है। किसानों का मोर्चा फिर शुरू हो रहा है और एनडीए में भी मार मची हुई है। एक नाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे कोई हो, जूते लात वहां महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम लोग कोई ज्योतिष का कोई आकलन या प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली आपको क्या लगता है कि सितारे गर्दिश में हैं? दीपक जी, मैं थोड़ा ज्योतिष से ही बात शुरू करूंगा, हालांकि चलिए। मैं उसको नहीं मानता हूं। ज्योतिषियों ने ये कहा था कि मोदी जी ने अशुभ घड़ी में राम मंदिर का उद्घाटन किया, और न जाने ऐसा क्या है कि उसके बाद जहां जहां मोदी जी के पैर पड़ रहे हैं वहीं मिट्टी नीचे से धसक जा रही है, निकल जा रही ओहो, है। ओहो। उसी के बाद उन्होंने 400 पार की बात की, तो उनके तमाम जो नेता थे वो 400 पार क्यों चाहिए उस पर उन्होंने व्याख्या कर डाली कि साहब संविधान बदलना है, और संविधान बदलना विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया कि मोदी जी 240 पे आकर के रुक गए। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है, और फिर ये एन नाम का फैक्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एनडीए, एनटीए, नायडू, नीतीश कुमार, और न जाने अभी क्या क्या होने वाला है। जी। एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेपर लीक, दो पेपर लीक वो भी सीबीआई की एन से, जांच के नीट दौरान है, पड़ रही नीट और एनटीए। एन। नीट, वो भी एन। तो ये एन फैक्टर ऐसा क्या मोदी जी के पीछे पड़ गया है? वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, ये एन और वो एन दोनों टकरा रहे हैं। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये हो कैसे रहा अचानक, जब क्या वो नरेंद्र मोदी जिनकी तू बोलती थी, वो नरेंद्र मोदी जब निकलते थे तो फूलों की बारिश हो रही है, और आज चप्पल कोई फेंक रहा है। ये बड़ी निंदनीय घटना है। एक प्रधानमंत्री के काफिले पर, उसकी कार पर चप्पल फेंका जाना, ये अपमानजनक है, और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि लोग ऐसा करने पर मजबूर है? वो कौन लोग हैं ये भी पता होना चाहिए, और क्यों उन्होंने ऐसा किया है। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा गुब्बारा फुलाया गया था, उस नाम का 3D इमेज के जरिए रात दिन जो आरती हो रही थी, जो पूरी भजन मंडली लगी हुई थी कि साहब वो तो विश्व गुरु बन चुके हैं, वो देखिए बार रुकवा देते हैं, और इधर जहां भी पहुंच जाते हैं वहां सेंटर में उनको जगह मिलती है। लेकिन भारत में क्या स्थिति हो गई है कि अब राजस्थान में भी बगावत शुरू, उत्तर प्रदेश में बगावत शुरू, और कौन सा ऐसा प्रदेश बचा है जहां पे अब महाराष्ट्र में बगावत हो प्रतिरोध रही के खुलेआम। स्वर, वहां तो खुलेआम चल रहा है, और सरकार वहां कब जाए कुछ पता नहीं है। और खुद मोदी जी का ये जो हनीमून पीरियड है वो कितने दिन का है ये भी नहीं पता है। मोदी जी। जी जब रात को सोने के लिए जाते होंगे तो रात में आजकल वो सपने नहीं देख रहे होंगे मीठे, वो आजकल चिंताग्रस्त होंगे कि कल क्या होगा, कल कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जी। तो डॉक्टर साहब ये एक स्थिति चीज, में आज जी 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 जी, नहीं आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी के जहां पांव पड़ रहे हैं, जहां भी पांव पड़ रहे हैं, जमीन ही नीचे धस जा रही है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के आपको एक्सपर्ट कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ताव लिया, एक बार फिर से ताल ठोकी है। बुलडोजर चलने लगा है आपके लखनऊ में, और मोहन भागवत से भी आशीर्वाद उनको मिल गया है।
अधिकारियों को डांट डपट रहे हैं, आक्रामक मूड में आ गए हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य कहीं दिख नहीं रहे हैं। अमित शाह की लॉबी अंडरग्राउंड हो गई है। ये यूपी में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? कोई डर नहीं रहा योगी को अब। अमित शाह का कोई डर नहीं अब योगी जी को। एक और खबर बता दे रहा हूं मैं, जो 10 साल से नहीं हुआ था। जी। युवा हिंदू वाहिनी की मीटिंग ली है 10 साल के बाद, योगी जी ने 7 साल के बाद, सॉरी 7 साल के बाद। ये क्या दिखाता है कि वो छोड़िए डर तो खत्म, सीधा बगावत पर उतारू हैं योगी जी। कि अगर अब कुछ करने की कोशिश की गई, जैसे पहले चल रहा था कि साहब अगर योगी जी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ पता नहीं है, मोदी जी अगर फुल फॉर्म में रहे तो योगी जी का पत्ता साफ है। अब वो योगी आदित्यनाथ नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई डिप्टी सीएम नहीं दिख रहा है, कोई राजभर टिप्पणी नहीं कर रहा है। जितने भी बीजेपी के जो लॉबी थी अमित शाह की, वो गायब है। संजय निषाद, दारा सिंह चौहान कहां चले गए सब? दीपक जी, और सीन से तो अमित शाह गायब है। अच्छा, वो कहां है आजकल? कहां है? तो अमित शाह की लॉबी सुन रहे हैं अंडरग्राउंड हो गई है क्या लखनऊ में आपके? डेफिनेटली। अब वो अपने बचाव के लिए घूम रहे हैं। अब कोई प्रशासनिक अधिकारी उस तरह से नहीं काम करेगा। मोदी जी ने सबके, योगी जी ने सबकी क्लास लगा दी है। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मुझे लग रहा है कि वो जो मोदी जी के ऐश्वर्य का जो सूर था वो अब डूबने में की तरफ है, अस्ताचल की तरफ चला गया है। और योगी जी का सूर्य उदय होने की तरफ है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, अगर मोदी जी राजनाथ सिंह को आगे कर दें, और इस तरह की चर्चा है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन इस तरह का नहीं है, लेकिन राजनाथ को जिस तरह से तवज्जो और तरजीह दी जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भविष्य में आने वाले कुछ समय में योगी को हटा के राजनाथ सिंह यानी ठाकुर को ठाकुर से बदला जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? ये रिस्क मोदी लेंगे या अब मोदी रिस्क लेने की स्थिति में कतई नहीं है, बल्कि वो अब योगी पर निर्भर हैं? नहीं, बिल्कुल कोई रिस्क लेने की स्थिति नहीं है मोदी जी की। और योगी जी दरअसल उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हो चुके हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो हिंदुत्ववादी अपना चेहरा है, जो उनका अपना कलेवर है, उनका तो भगवा पहनावा ही है। और उनकी जगह पर राजनाथ सिंह अब नहीं चल सकते, या मोदी जी तो ये जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि एक योगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। वो तमाम लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या येदियुरप्पा हो, रमन सिंह हो, गडकरी साहब हो। ये कब शुरू हो जाएंगे? और गडकरी जी को देखिए आजकल बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति जी से भी मिल रहे हैं, वहां आशीर्वाद तो लेने गए थे वो जोशी जी के यहाँ, आडवाणी जी के यहाँ, लेकिन इस समय लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं। तो ये हल्का नहीं है, ये केवल दिखावा नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये उस मौके की तलाश है, उसके लिए बाकायदा ये पूरा गेम चल रहा है जी। उसमें अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी किया। जी, एक डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं आपसे। ये जो नीतीश कुमार और रायडू बाबू हैं, ये जो विक्रम बेताल हैं, एक विक्रम और दो बेताल, ये जिस तरह से इन्होंने एक लंबी सूची बना रखी है कि साहब हमको ये स्पेशल पैकेज भी चाहिए, हमको ये वाला डिमांड भी चाहिए, हमको ये प्रोजेक्ट भी चाहिए, और इतनी उससे नीतीश कुमार से लंबी लिस्ट जो है डिमांड की, वो नायडू बाबू के पास है। नायडू बाबू ने, मुझे कोई बता रहा था वहां का आईएएस अधिकारी बता रहा था आंध्र प्रदेश का, मेरी बात हो रही थी, और उनका साहब 16,000 करोड़ रुपए तो तत्काल चाहिए। वो जो अमरावती जो राजधानी थी, जो बन नहीं पाई, खंडर में तब्दील हो गई, उस राजधानी को रिवाइव करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए चाहिए। और पिछली बार मोदी जी ने वही मना कर दिया था कि नहीं देंगे, उस चक्कर में समर्थन वापस ले लिया था। तो ये जो लंबी लंबी लिस्टें, दहेज की लिस्टें, कि गाड़ी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कार भी चाहिए, एसी भी चाहिए, 4-4 एसी चाहिए, ये जो लंबी लिस्ट है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की कमर टूट जाएगी? क्योंकि आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है केंद्र सरकार की। क्या लग रहा है आपको, ये ब्लैकमेल जारी रहेगा ब्लैकमेल, या मोदी जी सरेंडर करेंगे या बिखर जाएंगे? दीपक जी, मोदी जी कभी सुनने के आदी नहीं रहे।
न तो उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। मोदी जी एक अकेला सब पे भारी वाली स्थिति में रहे। लेकिन अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मोदी जी के कि नीतीश कुमार का उपदेश सुन रहे हैं वो बैठ करके, और नीतीश कुमार गुणगान कर रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट का कि कब साहब नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितना पैकेज मिला, कौन आया था, किससे बात हुई, क्या हुआ, और सुनना पड़ रहा है मोदी जी को। वो तो वहां हाथ पकड़ नायडू के जी का नाखून अपना देख रहे मोदी जी के। नाखून देख रहे हैं। तो अब ये दिन आ गए हैं मोदी जी के, कोई भी हाथ पकड़ ले रहा है, वो देखना नहीं है, कोई भी हाथ पकड़ ले रहा है। आप इसको समझिए, इस मुहावरे को। और चंद्रबाबू नायडू उधर, वो उनका अपना सपना है, और क्यों नहीं होगा। जब आप वो जो आपने 32 की संख्या बताई, मुझे लगा कि वो 32 दांत है, मोदी जी उनके बिना कुछ नहीं कर सके, चबा नहीं सकते, तो वो तो आपको चाहिए। अगर आपको पाचन क्रिया दुरुस्त रखनी है तो वो आपको चाहिए। और हालात ये हैं कि वो रोज रोज का जो होगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बना लीजिए आप स्पीकर, अभी उसी पर नायडू जी खामोश बैठे हैं। उन्होंने नहीं कहा है कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए जो राजनाथ सिंह ने कहा। तो अभी वो चलेगा, फिर पैकेज चलेगा, फिर कुछ और चलेगा। तो जो रोज रोज जी की तानेबाजी होगी, जो आपने कहा ना कि दहेज की तरह जो डिमांड होगी, उस डिमांड को ये जो बूढ़ा सेनापति है ना, ये कितना पूरा कर पाएगा। बूढ़ा मोदी जी अब बूढ़े सेनापति आपने कहा। सेनापति की तरह हो गए। जी 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 जी, वो शेर नहीं रहे जिस शेर की छलांग हमने 14 में देखी या 19 में देखी। एक चीज और डॉक्टर साहब, 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और झारखंड में चुनाव है, और हरियाणा में मट्टी पली थे सुखद बीजेपी की। पहली बार मैंने देखा कि जहां 2014 में बीजेपी 10 में 10 सीटें जीती थी लोकसभा में, मोदी जी ने हरियाणा में, फिर 19 में 10 में 10 सीटें जीती, इस बार तो आधी सीटें रह गई हैं। बड़ी हालत खराब है हरियाणा में। महाराष्ट्र में तलवारें खींची हुई हैं। एकनाथ शिंदे जैसा आदमी, जिसको जो दया का पात्र था, करुणा का पात्र था, जिस पर रहम किया था मोदी जी ने, जिसको कुर्सी दी मोदी जी ने, जिसको पार्टी का सिंबल दिया मोदी जी ने, जिसको जो है कहीं ना कहीं सारी विरासत दे दी बाल ठाकरे की, मोदी ने जबरदस्ती पकड़ा दी, वो आंख तरेर रहा है एकनाथ शिंदे। वो कह रहा है हमको 100 सीट दो। मोदी से आंख तरेर रहा है एकनाथ शिंदे, जो किसी जमाने में, बल्कि वो जमाना नहीं, कुछ साल पहले तक फडणवीस से नहीं मिल पाता था जो आदमी, आज मोदी की तरफ आंख तरेर रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इकबाल चला गया है मोदी जी का? वो जो साख थी, वो जो कहीं ना कहीं मोदी जी जो कह देते थे पत्थर की लकीर हो जाती थी, आज शिंदे आंख तरेर रहे हैं उनको। आपको लगता है कि अगर महाराष्ट्र कहीं हार गए मोदी जी अक्टूबर के महीने में, तो उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से दीपक जी, थोड़ा सा अगर राजतंत्र का हम उदाहरण लें, तो जब केंद्र की सत्ता कमजोर होती थी तो जो सामंत होते थे वो फिर आंखें तरेरने लगते थे। शिंदे उसी तरह के सामंत थे। अब तो वो सब करेंगे ही, क्योंकि मोदी जी अब वो नहीं रहे। मोदी जी का जो पूरा एक ऑरा बनाया गया था वो ध्वस्त हो चुका है। और बनारस से जिस तरह से वो मतलब हारते हारते बच्चे हैं, 3-4 राउंड पीछे गए मोदी जी। मतलब एक मामूली से प्रदेश अध्यक्ष, मैं मामूली ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी के सामने, अजय राय को, अजय राय को बिल्कुल उनके सामने मोदी जी 3-4 राउंड पीछे चलते हैं। महज 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, और कैसे जीते हैं ये भी बनारस जानता है। और उसी बनारस में आज चप्पल फेंकी जाती है। तो ये तो होना ही है। शिंदे क्या, अभी और दूसरे जो लोग होंगे वो भी आंखें तरेरेंगे। आप देखिए किस तरह से उठापटक पूरे देश में चल रही है। तो ये तो होना ही है, ये अवश्यंभावी है। और इसीलिए जो आपने कहा कि महाराष्ट्र कैसे बचेगा, लोकसभा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आप बचा पाए? तो जहां लोकसभा में आप बुरी तरीके से हारे, वहां विधानसभा में कौन सा ऐसा कार्ड है आपके पास? कुछ भी नहीं। न सामाजिक समीकरण है, और ना ही वहां का छत्रप मजबूत है। जो गद्दार है ना, वो महाराष्ट्र है, वो शिवाजी की धरती है। वहां पर गद्दारों को कोई माफ नहीं करता। और जी शिंदे क्या है? तो वो जो जी छवि जी जी। लेकर के शिंदे चुनाव मैदान में जाएंगे, महाराष्ट्र बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए बचाना।
लास्ट लाइन में पूछना चाह रहा हूं, एक आखिरी एक लाइन का जवाब, कोई समय हो रहा है। क्या मोदी जी के बुरे दिन, दुर्दिन आपको लग रहा है कि बहुत करीब आ रहे हैं, शुरू हो गए, और कहीं भी आपको सुनहरी किरण नहीं दिख रही मोदी और अमित शाह के लिए? मोदी जी के बुरे दिन तो उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन रिजल्ट आया था। जहां 240 पर अटक गए थे वहीं से बुरे दिन शुरू हो गए थे, और तब से हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि मोदी जी परेशानी में होते हैं, और ये बढ़ना ही है। कोई सुनहरी किरण नहीं, कोई आशा की किरण नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी के सामने। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा की किरण नहीं, कोई सुनहरी किरण नहीं, गोल्डन रेज जिसे कहते हैं, वो मोदी के लिए नहीं दिख रही डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब ने बड़ी निष्पक्षता से एक चीज कही कि जिस दिन 240 मिला था, तो मोदी जैसे स्वभाव वाला नेता जो अल्पमत में चला गया, वहीं मोदी जी की एक तरह से हार हो गई थी। इस वक्त मोदी जी जो दिख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली हुई, ये एक महज औपचारिकता है। कितने दिन सत्ता की औपचारिकता मोदी जी निभाते हैं, मुझे लगता है वो विपक्ष पे निर्भर रहेंगे, नीतीश और नायडू पे निर्भर रहेंगे, एन फैक्टर पर वो निर्भर रहेंगे। डॉक्टर साहब आप आए और जिस बेबाकी के साथ आपने बात करी, और एक चीज आपने कही कि द मैन टू वॉच इन यूपी इज योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बाउंस बैक कर गए हैं, और अमित शाह की पूरी लॉबी अंडरग्राउंड है। यानी कहीं ना कहीं इबारत बहुत साफ दिख रही है कि मोदी जी के अब दिन, और मोदी जी के करीबियों के दिन, अब वो बाकी सत्ता छोड़ दीजिए, बीजेपी के भीतर जो है अच्छे दिन नहीं रहे मोदी के लोगों के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाकी से बात करने का आज के दौर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।